हेलो। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है वर्णमाला। और वर्णमाला के अंतर्गत प्यारे दोस्तों आज हम व्यंजन के जो भेद हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दूसरा भेद जो वर्ण का है वो है हमारा व्यंजन। और व्यंजन हम कहते हैं उसे जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। तो व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद, मूल भेद 3 ही होते हैं, कुल भेद 5 होते हैं। इनमें से पहला जो भेद होता है वो होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम होता है वर्गीय व्यंजन। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है, इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। इनमें एक वर्ग होता है हमारा क वर्ग, और इस क वर्ग दूसरा होता है च वर्ग, इसके बाद ट वर्ग, त वर्ग, और 5वां और अंतिम वर्ग होता है प वर्ग। अब यहां से क्वेश्चन ये बना कि पहला वर्ग कौन सा है, क वर्ग, और अंतिम वर्ग कौन सा है आपका प वर्ग। दूसरा आपका च, तीसरा ट, और चौथा आपका त वर्ग। इसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो आते हैं क, ख, ग, घ, और इसको बोलते हैं ग। यहाँ पर जो वर्ण आते हैं हमारे वो है च, छ, ज, झ, और य। इसके बाद ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, और न। ट वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, द, और न। ऐसे ही यहाँ पर जो होते हैं हमारे ट, ठ, ब, भ, और म। तो ये हमारे क्या है दोस्तों, सारे के सारे वे वर्ण हैं जिनको हम स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस बने वो ये बने कि पहला वर्ग कौन सा होता है, क वर्ग। अंतिम वर्ग कौन सा होता है, प वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत पहला वर्ण कौन सा होता है, क। अंतिम वर्ण कौन सा होता है, ग होता है। क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ। अगर ऑडियो वीडियो सारी चीज प्यारे दोस्तों क्लियर है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। एक बच्चे को प्रॉब्लम है, ठीक है, वॉइस में। अगर मेरी आवाज आप तक सही पहुंच रही है और आपको क्लियर दिखाई दे रहा है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि यहाँ स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन किन्हें कह रहे हैं, जब हम इन 25 अर्थात 25 वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारे फेफड़े हैं वो जब वायु छोड़ते हैं तो वो वायु शरीर के कुछ अंगों का स्पर्श करके बाहर आती है। इसी वजह से इसको क्या कहा गया, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ऐसे ही फिर वर्गीय व्यंजन है। वर्गीय नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 5 वर्गों में बांटा गया। स्पर्श अर्थात वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत जो पहला हमारा वर्ण है प्यारे दोस्तों वो क्या है, हमारा क वर्ण, और अंतिम वर्ण क्या है, मैं। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, कैसे लेकर मैं तक कितने वर्ण हो गए आपके, 25। 5 गुना 5 टोटल कितने हो गए हमारे, ये 25 वर्ण हो गए।
ठीक है, जिनको हम स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अब फिर ये क्वेश्चन हमारा ये बना कि इसमें जो ये पांचवा वर्ण है, इन पांचवे वर्ण को हम क्या कह रहे हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, अनुनासिक वर्ण, या फिर वो आपसे पूछेगा अनुस्वार वर्ण, अनुनासिक या अनुस्वार वर्ण, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, पंचम वर्ण, या इसका एक और नाम है वो है पंचम अक्षर। तो पंचम अक्षर भी इसका नाम है। ठीक है, अब इसको अनुनासिक क्यों कहा जाता है, जो ये अनुनासिक शब्द है ये दो शब्दों से मिलके बना है, अनु और नासिक। यहाँ नासिक का अर्थ नाक है और अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु का अर्थ पीछे है, नासिक का अर्थ नाक, और ये हमारा नाक है और नाक के पीछे है हमारा मुख। यानी कि जो मुख और नाक दोनों से जिसका उच्चारण हो, मुख और नाक दोनों से जिसका उच्चारण हो, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको कहते हैं अनुनासिक। तो यानी कि 5 वर्ण हमारे ऐसे हैं ये जिनको हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं, और वो कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, या फिर इसी वजह से इसको पंचम वर्ण कहा गया क्योंकि 5वें नंबर पे है। ये कहाँ है, ये पहले नंबर पे है और ये 5वें पे है, जिसकी वजह से इसका नाम पंचम वर्ण या पंचम अक्षर पड़ गया। इनको अनुस्वार वर्ण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके स्थान पे हम यार दोस्तों अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। तो अनुनासिक का मतलब जो मुख और नाक दोनों से उच्चारित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 5 वर्ण आपके ये हैं। कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण। तो वो कौन सा है, प्रत्येक वर्ग का अंतिम, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण हमारा क्या कहलाएगा, अनुनासिक वर्ण कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपके ये बनेंगे कि ये जो अनुनासिक वर्ण है, जैसे ये क वर्ग के अंतर्गत आता है, ये च वर्ग के अंतर्गत आता है, फिर ये न आपका न है और इसके बाद में ये मैं है। अब हम इन्हीं के स्थान पे क्या करते हैं, अनुस्वार वर्णों का प्रयोग करते हैं। ये जब अपने आधे रूप में होते हैं, ये नीचे हलंत लगा हुआ है, तो जब हम इनका प्रयोग कर रहे होते हैं तो इनकी 2 खासियत है कि इन्हीं के स्थान पे हम क्या करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने शब्द ले लिया मंगल शब्द, तो मंगल में जो हमने ये बिंदी ऊपर लगाई है वो इसी वर्ण के स्थान पे लगी है। ऐसे ही कंचन शब्द ले लिया हमने, ऐसे ही संख्या शब्द ले लिया, संख्या, इसमें भी यही लगा है। ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या ले लिया, गंगा शब्द है, ऐसे ही यहाँ पे हमने क्या लिया, लिंग शब्द है। इन सब में जो बिंदी लगी है वो किसके स्थान पे लगी है, इस वाले क वर्ग का जो अंतिम वर्ण है इसके स्थान पे। फिर हम यहाँ जो प्रयोग करते हैं, हमने प्रयोग किया व्यंजन, तो व्यंजन में जो बिंदी लगी है वो इसी के स्थान पे लगी है। यहाँ हम प्रयोग करते हैं पतंजलि, तो पतंजलि में जो हमने, या फिर संजात, क्या प्रयोग कर लिया हमने, संजात प्रयोग कर लिया, या फिर पतंजलि का हमने प्रयोग किया। तो यहाँ ये जो बिंदी आई है वो इसी वर्ण के स्थान पे आई है जिसके सामने ये लिखे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने एक शब्द प्रयोग कर लिया खंड, और दूसरा शब्द प्रयोग कर लिया हमने यहाँ पंडित। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमने प्रयोग किया, यहाँ संजय शब्द का प्रयोग किया, संजय, संसार, संहार और संदेह। ठीक है, यहाँ हमने प्रयोग किया संविधान, संस्कृत, संस्कार, और ऐसे ही हमने यहाँ शब्द ले लिया शुभम। अब ये जो अनुस्वार चिन्ह लगे हैं, ध्यान से देखना, आपको ये पूछे जाते हैं लॉजिकली, ये सब क्या है, आपके
इसको हम अनुस्वार चिन्ह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार चिन्ह। यहाँ ये अनुस्वार आया है इसके स्थान पे, यहाँ आया इसके स्थान पे, यहाँ ये इसके स्थान पे, ये इसके स्थान पे। इसको हम क्या कह रहे हैं? अनुनासिक वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मुख और नाक दोनों से उच्चारित होते हैं। लेकिन अनुस्वार वर्ण इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके स्थान पर ये अनुस्वार चिन्ह आ जाता है। ये जो ऊपर बिंदी लगाई इसी को हम क्या कह रहे हैं? अनुस्वार चिन्ह। आपने इन शब्दों के दूसरे रूप भी लिखे देखे होंगे। कैसे? वो देखो, यहाँ लिंग शब्द को प्यारे दोस्तों आपने इस रूप में भी लिखा हुआ देखा है। बात समझ में आई? यहाँ पर हमने क्या किया? हमने इसको प्रयोग कर लिया इस रूप में, इसको हमने इस रूप में प्रयोग कर लिया, ये वाला। आप इसका उच्चारण करो, इसका उच्चारण करो, या फिर इसका उच्चारण करो, ये तीनों ही लिंग है। और ये हमें ये बताता है कि यहाँ जो ये अनुस्वार चिन्ह आया है वो प्यारे दोस्तों इस वर्ण के स्थान पे आया है। ये यहाँ पर जो हमने प्रयोग किया, ये जो हमने यहाँ प्रयोग किया। ऐसे जब हम यहाँ पतंजलि शब्द लिखते हैं तो यहाँ पर जब पतंजलि शब्द लिखेंगे तो यहाँ हमने इसका इस रूप में प्रयोग कर लिया। यानी कि जो अनुस्वार चिन्ह है, अब इस अनुस्वार चिन्ह के स्थान पे यहाँ क्या आ गया आपका? ये आ गया। ऐसे यहाँ हम किसका प्रयोग कर लेते हैं? पंडित शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जब हमने पंडित लिखा तो हमने इस रूप में यहाँ पे क्या लिख लिया? पंडित लिख लिया। और यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ये जो बिंदी है आपकी ये वाली, अब वो हमने किसके स्थान पे लगाई? इसके स्थान पे। ऐसे ही दूसरा शब्द हमने यहाँ पे ले लिया आपका संदेह। तो ये जो है यहाँ अनुस्वार आया है, किसके स्थान पे आया है? इस वाले न के स्थान पे। ऐसे ही हमने यहाँ पे दूसरा शब्द ले लिया आपका स्वयं। तो यहाँ जो ये अनुस्वार आया है किसके स्थान पे आया है? मैं के स्थान पे। अगर ये कंडीशन आपने समझ ली हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ठीक है। तो ये 5 क्या है? अनुनासिक है, लेकिन ये आधे होने चाहिए। ये क्या है? आपके आधे होने चाहिए। आधे के स्थान पे आता है, पूरे के स्थान पर नहीं आता है। जैसे हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सम और विधान लिखेंगे। यानी कि विधान का मतलब नियम, सम का मतलब समान, जो सबके लिए समान नियम है जहां, उसी को तो संविधान कह रहे हैं। क्लियर? और जब इसका उच्चारण क्या करते हैं? समझे नहीं करते, संजय करते हैं। यानी कि हम इसके स्थान पे न की साउंड ले रहे हैं। ऐसे हम इस वाले खंड को कैसे लिखते हैं? इस रूप में लिखते हैं खंड को, ये वाला जो खंड है। तो इसका मतलब इसके स्थान पर ही हमने यहाँ अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया है। व्यंजन में जो बिंदी आई वो इसके स्थान पे आई। जब हम मंगल प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ ममगल नहीं प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ इसी मंगल को आप कैसे लिखोगे? यहाँ इस रूप में लिख लो। तो वर्तनी तो आपकी यही सही मानी जाएगी। ये वाली वर्तनी क्या है? आपकी शुद्ध वर्तनी है, ये सारी की सारी। ठीक है। लेकिन जब आप इसको लिखोगे, उच्चारण तो आप वही कर रहे हो, लेकिन वो वर्तनी के रूप में सही नहीं है। क्योंकि किसी भी शब्द की शुद्ध वर्तनी उसका सबसे छोटा रूप होता है, और इसका सबसे छोटा रूप आपका ये है। क्लियर? तो ये वर्तनियों के रूप में भी पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर इनको हम क्या कह रहे हैं? अनुनासिक वर्ण कह रहे हैं। अनुनासिक वर्ण, अनुस्वार वर्ण, पंचम वर्ण और पंचम अक्षर। दूसरी सबसे बड़ी खासियत इनकी क्या है कि ये आपस में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है। ये क्या है? मैं न में बदल जाएगा, न में, ये इसमें बदल जाएगा, और ये इसमें आवश्यकता पड़ने पर शब्द का अर्थ बनाने के लिए ये एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ शब्द ले लिया परिमाण, यहाँ शब्द लिया परिणाम, यहाँ शब्द लिया आपने रामायण। ठीक है। यहाँ शब्द लिया आपने श्रवण, और यहाँ शब्द लिया आपने श्रावण। तो ये क्या हो जाते हैं दोस्तों? आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कैसे परिवर्तित होंगे? ये देखिए आप, यहाँ ये परि और मान के रूप में हमने क्या किया? यहाँ पर अलग। यहाँ पर ये क्या है? ये परि और नाम था पहले। यहाँ ये क्या है? ये राम और अयन। और ये क्या है यहाँ पर? रामायण। ये क्या है यहाँ पे? ये है जी आपका रामायण।
ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है जी आपको, ये है प्यारे दोस्तों आपका यहाँ पर स्रो और अन, और ये जो बनता है ये बनता है आपका यहाँ स्रो और अन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। इस वाले न के स्थान पर न का परिवर्तन, इस वाले न के स्थान पर न का परिवर्तन, इस न के स्थान पर ये वाला न, इस वाले न के स्थान पे न, और इस वाले न के स्थान पर ये वाला न आया। इनका शुद्ध संधि विच्छेद जो है ये आपको ध्यान रखना है। इनका जो शुद्ध संधि विच्छेद है वो ये है, पहले समाज में ये थे, यहाँ परि उपसर्ग है, यहाँ मान का मूल शब्द है, दोनों का मीनिंग है, परि का भी, नाम का भी, राम का भी और अयन का भी। अयन दृष्टि चक्षु नेत्र को कहते हैं, तो राम की जो दृष्टि है, राम की जो नेत्र है, वही तो रामायण है। तो यहाँ पर इस वाले न के स्थान पर ही ये वाला न हुआ है, क्योंकि शब्दों का अर्थ बनाने के लिए ये परस्पर चेंज हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, न का न में परिवर्तन हो गया। तो एक तो ये आपस में शब्दों का अर्थ बनाने के लिए परिवर्तित होते हैं, दूसरा इनके स्थान पर ये अनुस्वार चिन्ह आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब जो प्रयोग कर रहे हो अनुस्वार के रूप में, वो इसीलिए आप प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी ये जो कंडीशंस थी वो ये वाली थी। एक तो आपने समझा कि इसका पहला वर्ण क्या होता है, के अंतिम वर्ण क्या होता है, मैं, और फिर आपने ये कंडीशन समझी। इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये जो होते हैं ना आपके, ये जो चार वर्ण होते हैं इनको हम स्पर्श संघर्षी वर्ण भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी वर्ण। फिर यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो बनेंगे प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी प्रवाह वर्ण। कितने होते हैं, चार। ठीक है, कौन से चार, ये वाले पहले चार च वर्ग के, तो च, छ, च और ज, क्योंकि अनुस्वार तो हमने निकाल लिया इसमें से। इसके बाद में फिर दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर वो बनेगा प्यारे दोस्तों यहाँ कर्कश, कर्कश या कठोर वर्ण या व्यंजन। इनकी संख्या क्या है, ये भी चार होते हैं। इनमें कौन से आते हैं, ट वर्ग के पहले चार, ट, ठ, ड और ढ। तो ये जो है ट, ठ, ड, ढ, ये अपने आप में क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों, कर्कश या कठोर, कर्कश या कठोर वर्ण। आपके ये क्वेश्चंस बने कर्कश, ये सबसे ज्यादा ये जब वाइब्रेशन पैदा करते हैं इसी वजह से ये क्या कहलाते हैं, कर्कश या कठोर वर्ण कहलाते हैं। तो च वर्ग के पहले चार क्या कहलाते हैं आपके, स्पर्श संघर्षी। भाई स्पर्श तो ये है ही, लेकिन इनमें घर्षण भी होता है जब इनका उच्चारण करते हैं च, छ, तो जब घर्षण होता है तो इसको स्पर्श संघर्षी नाम दे दिया गया। ये क्या है, कठोर वर्ण है, ये सबसे ज्यादा वाइब्रेशन पैदा करते हैं। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो आप यहाँ पे अपने सिर पे हाथ रखो, ट, ठ, तो यहाँ पर क्या है, आपको हल्के हल्के हथौड़े से लगते मिलेंगे। क्यों, क्योंकि इनका उच्चारण मूर्धन्य से तो होता ही है, लेकिन ये वाइब्रेशन करते हैं, वाइब्रेट हैं ये, तो इसी वजह से इनका नाम कर्कश या कठोर वर्ण है। जो ढोल आवाज निकालता है जब आप लेफ्ट राइट करते हो या शादी ब्याह में ढोल बजता है, वो ठ, ठ, ढ की आवाज निकालता है। कौवा जो बोलता है वो भी यही बोल रहा है, तो इसी वजह से वो कर्कश ध्वनि होती है। कोयल की ध्वनि अलग है, कौवे की अलग है, तो कौवे की कोई सुनना ही नहीं चाहता क्योंकि वो कर्कश है। तो ये आपके क्वेश्चंस बने यहाँ से। इसके साथ फिर दो क्वेश्चंस प्यारे दोस्तों आपके ये हैं ट और ढ, इसको उत्क्षेपित व्यंजन के रूप में भी हम प्रयोग में लाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाले जो है आपके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जब इनके नीचे बिंदी लगी होती है तब हम इनका प्रयोग किसी शब्द के तो बीच में कर रहे होते हैं या फिर अंतिम वर्ण के रूप में करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से बने। फिर आते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कितने अल्पप्राण और कितने महाप्राण हैं, इस तरह से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या पूछा जाएगा जी अब आपसे,
अब आपसे पूछा जाएगा अल्प प्राण, अल्प प्राण वर्ण कहाँ किसे कहते हैं? अल्प प्राण जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम श्वास वायु, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम या फिर थोड़ी, कम या थोड़ी श्वास वायु, श्वास वायु शरीर से बाहर, शरीर से बाहर निकलती हो, शरीर से बाहर निकलती हो, क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। तो यहाँ अल्प का अर्थ क्या होता है? अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, और यहाँ प्राण का अर्थ क्या होता है? प्राण का अर्थ होता है वायु। ठीक है, यानी कि जहाँ कम श्वास वायु निकलती है तो वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। इसके बाद में फिर दूसरा क्या है जी? हमारा महाप्राण है। दूसरा क्या है आपका? महाप्राण। महाप्राण वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अधिक या फिर हम क्या कहेंगे? ज्यादा श्वास वायु निकलती है, श्वास वायु निकलती है, वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। कैसे? महा का अर्थ होता है अधिक या फिर ज्यादा, और प्राण का अर्थ होता है वायु। तो जहाँ ज्यादा वायु निकलती है वो क्या कहलाए? आपके महाप्राण कहलाए। वो क्या कहलाए? महाप्राण। फिर दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि स्पर्श व्यंजन में अल्प प्राण, स्पर्श व्यंजन में अल्प प्राण वर्ण, स्पर्श व्यंजन में जो अल्प प्राण वर्ण है हमारे, वो कितने होते हैं? 15 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहले को हम एक बोलेंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला, इसके बाद में तीसरा, 3, पांचवा वर्ण। ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? हमारा आपका क्या कहता है? अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का। फिर क्या है? विषम संख्या, विषम संख्या 1, 3, 5 पर आने, विषम संख्या 1, 3, 5 पर आने वाले वर्ण क्या है? आपके अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण। क्लियर? संख्या कितनी होती है? इनकी 15 होती है। अब यहाँ पर देखिए जी, ये आपके वे अल्प प्राण वर्ण हैं। एक तो ये पहला हो गया आपका, और फिर क्या है आपका? ये वाला तीसरा हो गया, और ये वाला आपका 5वां है।
1, 3 और 5 विषम संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ण है ना आपके यहाँ से लेके यहाँ तक पांचों के पांचों अल्पप्राण है। फिर ये वाले आपके पांचों के पांचों ये भी आपके अल्पप्राण है, और फिर ये आपके पांचों के पांचों अल्पप्राण है। 5 ये 10 और 5 15 वर्ण आपके अल्पप्राण कहलाए, जिसमें आप उच्चारण करते समय कम वायु निकालते हो। तो दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप यहाँ हाथ लगाओगे और इनका आपने उच्चारण करके देखा कै, तो इसमें वायु कम आ रही है। फिर यहाँ क्या है खे, खे में वायु क्या है ज्यादा आ रही है। इसके बाद गे, वायु कम है। घे, वायु यहाँ पर क्या है प्यारे दोस्तों कम, इस ये ज्यादा हो गई, और इसमें गे वायु कम है। यानी कि अगर आप ये वाला हिस्सा अपने मुख के आगे लगा के आप वर्णों का उच्चारण करें तो पहले, तीसरे, पांचवें में वायु कम आ रही है, दूसरे और चौथे में वायु ज्यादा आ रही है। तो जिसमें वायु ज्यादा आ रही है वो क्या कहलाएंगे आपके महाप्राण, वो क्या कहलाएंगे महाप्राण। और जिसमें वायु आ रही है कम, तो ये दूसरा सम संख्या है, चौथा सम संख्या है। तो सम संख्या पर आने वाले महाप्राण, 1, 3, 5 विषम संख्या पर आने वाले आपके अल्प प्राण। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक एक क्वेश्चंस की जो वेराइटी यहाँ से बनती है वो सारी ही आपको कंप्लीट करनी है। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि ये चीजें जब आपने क्लियर कर ली, समझ ली, तो यहाँ एक अल्प प्राण है, फिर दूसरा महाप्राण, इसके बाद में फिर अल्प प्राण और महाप्राण। ये क्या है जी आपका, ये पहले वाला है आपका अल्प प्राण, फिर दूसरा क्या है आपका महाप्राण। तो आपने अल्प प्राण से शुरू किया, फिर महाप्राण हो गया, इसके बाद में फिर आपका क्या है अल्प प्राण है, फिर आपका ये क्या है आपका महाप्राण है, और फिर अंतिम क्या है अल्प प्राण। अल्प प्राण से शुरू करो, अल्प प्राण पे समाप्त करो। ये भी एक तरीका था आपका, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी क्या था आपका एक तरीका था। ठीक है, तो अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, ये महाप्राण, और ये क्या कहलाया आपका अल्प प्राण। आगे बढ़िए। इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों यहाँ पर चीजों को और क्लियर कीजिए। जो क्वेश्चंस, जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं के आधार पे आपको करना है। तो इनमें वायु क्या थी कम अर्थात थोड़ी थी, तो इसी वजह से ये क्या कहलाए आपके अल्प प्राण। इसके बाद आ गया आपका यहाँ स्पर्श व्यंजन में महाप्राण। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन में महाप्राण, महाप्राण वर्ण कितनी संख्या है 10 है। क्यों है 10? यहां देखो प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, ये वाला, और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका क्या है महाप्राण है। क्लियर? फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सम संख्या 2 व 4 पर आने वाले वर्ण, ये आपको ध्यान रखना है। वो क्या कहलाते हैं आपके महाप्राण कहलाते हैं। तो ये तो थे केवल स्पर्श व्यंजन की दृष्टि से। ऐसी पूरी वर्णमाला में कौन से अल्प प्राण है कौन से महाप्राण, वो पढ़ेंगे हम प्रयत्न के आधार पे वर्णों के वर्गीकरण में। 5वां सेक्शन है आपका वर्णमाला का, प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उसमें प्यारे दोस्तों हम इन सारी चीजों को क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको कल भी बताया, उससे पहले भी बताया, आपको ये ध्यान रखना है बहुत सारी तरीके से आप हिंदी पढ़ सकते हो। जैसे किताब से पढ़ सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, पीडीएफ से पढ़ सकते हो, पीएनजी से पढ़ सकते हो, या किसी ने नोट्स बनाए वहां से पढ़ सकते हो। लेकिन इन 5 तरीके से पढ़ने के बाद भी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों ने हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं किया। उसका रीजन ये था कि न तो ये पीडीएफ बोलती है, ना ये नोट्स बोलते हैं, ना ये किताब बोलती है, और ना आपकी पीएनजी बोलती है। यहाँ टीचर बोल भी रहा है, यहाँ टीचर लिख भी रहा है, यहाँ आपको दिख भी रहा है,
और यहाँ आप सुन भी पा रहे हो। इसलिए अगर इन सब तरीकों से बढ़िया कोई तरीका है तो वो है लाइव क्लास अटेंड करके टीचर के साथ अपने दिमाग को इस्तेमाल करना। और जिस दिन वो काम आपने कर दिया तो आप ये मान के चलना कि लाइफ में दोबारा से आपको हिंदी का कभी रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज एक बार आप पीडीएफ से पढ़ लो, फिर आप यूट्यूब से पढ़ लेना, ठीक है, उसके बाद आप अपने नोट से पढ़ लेना, और फिर जब पेपर में जाओगे वहाँ भी कुछ क्वेश्चंस गलत करके आओगे। मेरा काम आपको केवल सही रास्ता दिखाना है, और जिस रास्ते पे चल के हर साल हजारों की संख्या में बच्चों ने हिंदी के सारे क्वेश्चंस अपने पेपर में सही किए, और वे सिलेक्टेड कैंडिडेट है जिनके कहने से आपने ये बैच परचेज किया है। ढोल ढपड़ी बजाई गई, उसको सुन के नहीं आए आप किसी न किसी के कहने पे आए हो, और जब आप किसी न किसी के कहने पे आए हो या तो उसका सिलेक्शन हो गया या उसने अपने आप को हिंदी से फ्री कर लिया है, तब आप यहाँ पे इस कोर्स के अंदर इन्वॉल्व हुए हो। तो इसीलिए आपसे बड़ा फिल्टर करने वाला, आपसे बड़ा जोहरी पारखी इस दुनिया में कोई है नहीं है। सब कुछ छान के उधर उधर देख के आप यहाँ आए, और यहाँ आके भी अगर परेशानी होने लगी तो इसका मतलब आपके अंदर एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप जैसे धीरे धीरे बढ़ोगे आगे तो ये सारी चीजें अपने आप आपको बिना मांगे बिना कहे सब आपके सामने आएगी। लेकिन मुद्दा क्या है, जब यहाँ समझने की बारी थी उस समय आपको पीडीएफ चाहिए थी, जब यहाँ पे जो चीजें थे, जो डाउट आपको क्लियर करने थे, उस समय आपको टेक्निकल टीम का नंबर चाहिए था। तो समस्या यही है कि जब आप जो ओरिजिनल चीज है वो क्या है आपके सामने, ये है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये पूछे जा रहे हैं हर बार। अब यहाँ तो मैंने आपका डेफिनेशन वाला क्वेश्चंस कराया, अल्पप्राण क्या होते हैं वो देगा स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से अल्पप्राण से संबंधित कौन सा कथन सही है, संगत है या मेल है, या फिर वो कहेगा निम्नलिखित में कौन सा अल्पप्राण का कंचन शब्द को बताया कि इस पे अनुस्वार का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये ज्ञ का प्रयोग नहीं है, ये क्या है, ये जो बिंदी लगी हुई है तो इस बिंदी को हम क्या कह रहे हैं, इस बिंदी को हम अनुस्वार कह रहे हैं, वो इसलिए बताया गया था, ठीक है। तो ये क्या है, अनुस्वार, और इस बिंदी के स्थान पे हम किसका प्रयोग करें, उन 5 में से कोई एक वर्ण का प्रयोग करें जो अनुनासिक वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग की, ठीक है। इसमें ज्ञ का प्रयोग नहीं है, ये क्या है, अनुस्वार चिन्ह बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अनुस्वार चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। चलो अब एक बार आपका सारा का सारा जो है मैं कमेंट ही ले लेता हूं। अब आप सोच के देखिए, इस क्लास के अंतर्गत कई हजार बच्चे लाए हुए हैं, और कई हजार बच्चों में से भी मैं अगर 100 बच्चों का कमेंट लूं और फिर उसका जवाब दूं तो सच्चाई ये है कि 60 मिनट में मैं मैक्सिमम आपके 100 कमेंट ले सकता हूं, ठीक है, अगर मेरी स्पीड अच्छी है, ठीक है। तो उसके बावजूद पढ़ाई तो कुछ हुई नहीं है, सिर्फ बच्चों के अंदर जो भसड़ है दिमाग में, और इसका कोई वास्ता नहीं है, ना सिलेबस से कोई वास्ता है और ना प्यारे दोस्तों इस पढ़ाई से कोई वास्ता है, वो सारी की सारी दाएं बाएं की चीज है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लाइव क्लास को रेगुलर अटेंड करना पड़ेगा, तब जाके कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिक अपने आप चीजों को आप बैलेंस बना लोगे, और सही एडजस्टमेंट की भी जो प्रॉब्लम आपको अभी है वो भी नहीं रहेगी। मुद्दा केवल एक ही है, सिलेक्शन मेहनत से होगा, पढ़ के होगा। बिना मेहनत बिना पढ़े आप कहीं से कुछ भी ले आओ, कितने करीम चीज, कोई फायदा ही नहीं है, ठीक। अरे बड़े बड़े धुरंधर जितने लोग हैं, क्या उनके नोट्स मार्केट में नहीं है, लेकिन कोई उनको नोट्स को समझेगा, पढ़ेगा, खुद अपने नोट्स बनाएगा, तभी तो सिलेक्शन ले पाएगा। या मैंने अगर माने के चलो मैं हिंदी का टीचर हूं और मुझे पता है पेपर में क्या आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे घर में जितने लोग पैदा होंगे और जितने हैं अभी मैं सबकी सरकारी नौकरी लगा दूंगा, मेरे जैसे और भी टीचर आ जाए। अब जैसे मैं कैरेविल पे हूं तो कैरेविल पे आप अपने सब्जेक्ट की बेस्ट टीम है, तो जो सारी बेस्ट टीम है वो अगर मैं अपने घर बैठा दूं और इनको कहूं कि इन सबको समझाना है, पढ़ाना है, लेकिन नौकरी लगवानी है, जब तक स्टूडेंट के एफर्ट्स नहीं होंगे तब तक कोई सिलेक्शन नहीं लेता है। इसलिए आपसे रिवीजन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज को आप थोड़ा सा यहाँ पे सीरियस ले लीजिए कि जब पढ़ाई का काम हो तो केवल पढ़ाई, ठीक है। इधर उधर के दे कमेंट ऐसे सर जी पीडीएफ, सर जी टेक्निकल टीम का नंबर, आपको भांति भांति की समस्या आएगी लाइफ में, जब सिलेक्शन आ जाएगा हो जाएगा तब भी, तो ये तो चीजें इशू बने रहेंगे, लेकिन आपको क्या करना, बिना डिस्टर्ब हुए चीजों को लेके आगे बढ़ना है। 1 घंटे की क्लास है, क्या क्या करवाओगे यहाँ पे मेरे सेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको समझो, ये हो गया जी आपका कंप्लीट कौन कौन से होते हैं।
तो ये क्या हो गया आपके महाप्राण। अब चलो जी दोबारा से एक बार और हम इसका उच्चारण करके देख लेते हैं। यहाँ पर च वर्ग का, अभी यह हाथ लगाओ यहाँ अपने मुंह के आगे, ठीक है। अभी हमने च का प्रयोग कर लिया, च वायु कम आ रही है, छ वायु ज्यादा आ रही है। ऐसे ही ज वायु कम है, झ वायु क्या है आपकी, इसमें ये वायु इसमें कम ज्यादा, इसके बाद कम। इसी वजह से च ज और झ आपके अल्पप्राण कहलाए। आप खुद देखो, एक प्रैक्टिकली करके देखो, या फिर उस कंडीशन पे जाओ, ट वायु कम, ठ ज्यादा, ड वायु कम, ढ ज्यादा, न कम। तो इस तरीके से भी आप इनका प्रयोग कर सकते हो। तो ये तो क्या थे आपके अल्प प्राण और महाप्राण। यहां तक अगर किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो एक बार जितने भी बच्चे लाइव हैं सारे के सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहाँ पर क्या है आपका घोष या फिर सघोष वर्ण। ये क्या होते हैं जी, घोष और सघोष वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन, झंझकार जिसको वाइब्रेशन कहते हैं, झंझकार उत्पन्न हो, वो क्या कहलाते हैं आपके सघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये तो है आपकी पहली कंडीशन, ये है दूसरी। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा चौथा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, घोष वर्ण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या है, घोष वर्ण कहलाता है। इसके बाद है जी आपका यहाँ पर अघोष, क्या है, अघोष वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन ना हो, उच्चारण करते समय कंपन ना हो, वो क्या कहलाते हैं आपके अघोष वर्ण। दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है आपका अघोष वर्ण। अघोष वर्ण होता है, यानी कि पहले दो क्या है अघोष। तो यहाँ घोष के आगे क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, तो ए उपसर्ग है। जब ज्ञान के आगे ए लगा देंगे तो वो अज्ञान हो जाएगा ना, जहाँ ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। ऐसे ही जहाँ घोष मतलब वाइब्रेशन, कंपन, इंग्लिश में वाइब्रेशन बोलेंगे, हिंदी में कंपन बोलेंगे, संस्कृत का शब्द क्या है आपका घोष। तो यानी कि हम जब उच्चारण कर रहे हैं तो कुछ वर्णों में वाइब्रेशन है, कुछ में वाइब्रेशन नहीं है। तो जिनमें वाइब्रेशन नहीं है वो अघोष है, जिनमें वाइब्रेशन है वो क्या कहलाया आपके सघोष या घोष। घोष का ही दूसरा नाम क्या होता है, सघोष, अर्थात जो कंपन के साथ है। इसमें क्या लगा हुआ है, स उपसर्ग, इसमें क्या है अ उपसर्ग। तो घोष का क्या हो जाएगा, सघोष का उल्टा अघोष। विलोम शब्द में भी पूछ लेगा आपका। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो हमने ये लिखे हुए हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि ये पहला जो होता है आपका ये अघोष होता है। ये वाला क्या है आपका अघोष, ये दूसरे वाला भी क्या है आपका अघोष है।
और बाद के तीनों ये क्या कहलाए, घोष कहलाए। ये भी क्या कहलाया, आपका घोष है। ये भी क्या कहलाया, आपका घोष है। अब आप ये तीर का निशान ऊपर को कर दो, ये क्या कहलाया, आपका घोष। ये भी क्या कहलाया, आपका घोष। ये भी क्या कहलाया, आपका घोष वर्ण कहलाया। और ये क्या कहलाया, ये आपके, ये कहलाया आपके अघोष। ये पांचों के पांचों अघोष। और ये क्या कहलाया, आपके पांचों के पांचों अघोष। अब फिर वो आपसे पूछेगा घोष वर्ण कितने हैं, 5, 5, 10 और 5, 15। ठीक है। और अघोष कितने हैं, 5 और 5, 10। तो 10 और 15, 25। टोटल संख्या कितनी होती है, 25 होती है। टोटल संख्या कितनी होती है, 25। तो इसीलिए फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वो पूछेगा आपसे स्पर्श व्यंजन में अघोष और घोष वर्ण की संख्या। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, ये 5 गुणा 3 बराबर 15 वर्ण आपके क्या है, 15 वर्ण हैं आपके घोष। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 5 गुणा 2 बराबर 10 वर्ण हैं आपके अघोष। ये क्या है, अघोष। और 15 और 10 कितने हो गए आपके, टोटल 25 हो गए। यहाँ तक क्लियर। तो ये क्या है प्यारे दोस्तों, आपके ये थे स्पर्श व्यंजन। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है आपको दूसरा भेद, और वो है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो 4 वर्ण का हम प्रयोग करते हैं। अंतस्थ का हिंदी में जो मीनिंग होता है वो होता है अंदर। तो जिन वर्णों का हम उच्चारण करें और उनमें पहले श्वास वायु अंदर जाए और फिर बाहर निकले, यह, रे, ले और वे, ये क्या कहलाते हैं, आपके अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। इन्हीं अंतस्थ वर्ण से आप याद रखोगे अर्धस्वर। अर्धस्वर कितने होते हैं, 2 होते हैं। इनमें से जो पहला है आपका ये और ये जो वह है, ये क्या है आपका पहला, और ये आपका अंतिम। ये वाला आपका यह, और इसमें ये वाला वह आपका अर्धस्वर कहलाते हैं। तो अर्धस्वर कितने होते हैं, तो अर्धस्वर होते हैं आपके 2। ठीक है। ये एक अलग क्वेश्चन है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर यहाँ पर तीसरा क्या है आपका, ऊष्म या उष्मान व्यंजन। ऊष्म या उष्मान व्यंजन। और इसी को हम क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 4। और उन 4 में कौन कौन से आते हैं, तीनों तरह के से आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक आपका है, इस वाले से को हम तालव्य से कहते हैं। ये कौन सा है, तालव्य। इस वाले से को हम मूर्धन्य से कहते हैं। और इस वाले से को हम दंतव्य से कहते हैं। और ये जो है ये काकल्य वर्ण भी कहलाता है। क्या कहलाता है, काकल्य वर्ण भी हम इसको कहते हैं। तो है का प्रयोग इस प्रकार, यह और वह का प्रयोग हम 2 जगह करते हैं। एक तो होता है आपका अंतस्थ व्यंजन में और दूसरा होता है अर्धस्वर में। ऐसे इस है का प्रयोग भी हम 2 जगह करते हैं। एक तो ऊष्म अर्थात उष्मान व्यंजन में, और दूसरा क्या होता है, ये है काकल्य वर्ण भी कहलाता है। इसका उच्चारण कहाँ से होगा, तालु से, इसका मुर्दा से, इसका दांत से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये आपका क्या है, तालव्य है, ये मूर्धन्य से है, और इसको दंतव्य से के रूप में जानते हैं। और इसको है को काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। तो ये दोनों काकल्य और अर्धस्वर ये कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, इन चीज का ध्यान रखना है। तो ऊष्म का अर्थ क्या होता है, ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारे फेफड़े गर्म हवा छोड़ेंगे। आप यहाँ हाथ लगाओ और उच्चारण करके देखो, यहाँ पे तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य से का और है का, तो यहाँ गर्म एयर आएगी शरीर से। बाकी अगर इनका उच्चारण करोगे आप यर लेवे का, तो इसमें गर्म एयर नहीं आएगी, इसमें एयर पहले अंदर जाएगी। आप यहाँ पे हाथ रखो और उच्चारण करो ये, रे, ले, वे। पहले आपका हाथ थोड़ा सा अंदर खींचेगा, फिर बाहर आएगा।
जब अंदर खींच रहा है तो फेफड़े वायु अंदर ले रहे हैं, फिर बाहर छोड़ रहे हैं। तो जैसे नल से पानी निकालते हैं तो उसमें पहले हम क्या करते हैं, हैंडल को नीचे लेके जाते हैं, फिर ऊपर लाते हैं। सेम कंडीशन इसमें होती है। ऐसे ही प्यारे दोस्तों यहाँ ऊष्म में है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो श्वास वायु है हमारी, वो क्या है, शरीर से बाहर जब आती है तो वो गर्म होती है। उसका रीजन है कि जब हम तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य का प्रयोग कर रहे होते हैं तो उसमें वो रगड़ खा जाती है वायु, और जब कोई चीज रगड़ेगी तो गर्म अपने आप ही हो जाएगी। तो इसीलिए इसको ऊष्म, उष्मान या संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है हमारा फोर्थ संयुक्त व्यंजन। क्या है जी यहाँ पर, संयुक्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। संख्या इनकी 4 ही होती है संयुक्त व्यंजन की, लेकिन प्रयोग हम 5 का करते हैं। कितने का प्रयोग करते हैं, जैसे एक संयुक्त व्यंजन आपका ये हो गया, एक ये है, एक आपका ये है, एक ये है, और इसके अलावा भी हम प्यारे दोस्तों यहाँ इसका भी प्रयोग करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये जो बना है ये कै और सै से मिलके बना है, ठीक है। ये जो बना है ये आधा तय और रै से मिलके बना है, और ये जो मिलके बना है ये आधा जय और प्यारे दोस्तों इस वाले यह से मिलके बना है, और ये जो बना है ये यहाँ पर हमारा आधा से और रै से मिलके बना है। तो यहाँ पर मैं अपने पास से कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप खुद ही देखिए। ये आकृति यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसकी है, कै की है। अगर मैं इसमें प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये दे दूँ तो ये क्या बन गया आपका, ये सह बन गया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो आकृति है, आप समझिए इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, ये तय है, ठीक है। और ये जो आकृति इसके अंदर आई है, ये जो आई है ये रह, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जय है। ये मैंने अपने पास से कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये फिर आपका ये है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आकृति सह की है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आकृति ये वाली क्या है आपकी आधा ध्याय है, और उसके साथ में ये क्या है ये। तो आप खुद ही देखिए, मैंने यहाँ पर ये लिख लिया, ये मैंने लिखा है। तो ये क्या है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक दै, और ये क्या है इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये है। तो इसका मतलब ये दै और ये से मिलके बना है। ऐसे ही आप इसको देखिए, ठीक है। यहाँ पर जब आपने ऐसे लिखा है तो मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। ये कै की आकृति है, और इसमें ये हमने यहाँ पे दिया तो ये सह की आकृति बना। ऐसे ही ये देखिए आप, यहाँ पर जब हम ये प्रयोग करते हैं, ये वाला हमने यहाँ प्रयोग किया, ये वाला प्रयोग किया, तो ये वाली जो आकृति है ना ये आधे तय की है, और ये इसमें जो है ये क्या है, ये आपकी रह की है। तो ये संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा गया कि इसमें 2 व्यंजन होंगे, लेकिन वे दोनों अलग होंगे। अगर वो दोनों व्यंजन एक जैसे होंगे तो संयुक्त नहीं कहलाएगा, वो द्वित व्यंजन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, द्वित। तो संयुक्त की कंडीशन क्या होती है कि उसमें 2 चीज होगी और दोनों अलग होगी। तो यहाँ ये व्यंजन अलग है, ये अलग है, और इनमें पहला व्यंजन हमेशा आधा होगा। संयुक्त व्यंजन में जो हमें ये हाँ हलंत लगा रखे हैं, ये हलंत हमें बताते हैं ये स्वर रहित व्यंजन है, इनमें स्वर नहीं है। इसी वजह से, और ये स्वर सहित व्यंजन है, इसी वजह से हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। अगर हमको ये वाला व्यंजन स्वर के साथ लिखना है तो इसको इस रूप में भी लिख लेंगे। तो कई बार वो देगा आपको, ठीक है, वो इस ये ना दे के ये देगा, तो बात ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या हो गया, ये जय आधा ये, और ये क्या हो गया आपका एम, और यहाँ ये क्या हो गया आपका ये से, ये आधा है, और ये क्या हो गया प्यारे दोस्तों आपका यहाँ पर ऐसे ही ये क्या है आपका आधा दे, आधा ये, और ये क्या हो गया आपका एम। बात ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन इन 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है। पहले वाला व्यंजन आधा होता है, बाद वाला व्यंजन पूरा होता है। जब बाद वाला पूरा होता है तो फिर हमने यहाँ पे क्या कर लिया, उसको अलग लिख लिया, इनको आधा बना दिया और उसके साथ वो स्वर लिख लिया। अब इसके साथ नहीं है क्योंकि ये तो आधा है, तो स्वर रहित है, तो ये तो हो गया आपका स्वर रहित, और ये क्या हो गया आपका स्वर सहित, स्वर रहित, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका स्वर सहित। इसी वजह से हमने यहाँ पे इसके साथ स्वर वर्ण को लिखा है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4। कौन से 4, 1 2 3 और 1, ये 4। अब आप कहोगे सर जी आपने तो 5 लिखा है। इसका प्रयोग आप ऑलरेडी इस रूप में कर रहे हो। आपने यहाँ विद्या लिखा, ठीक है, ये जो विद्या शब्द है आपका,
इस विद्या को आप इस रूप में लिख रहे हो ना, बाकी को नहीं लिख सकते आप। ऐसे ही आपने यहाँ पे दूसरा शब्द ले लिया गद्य, इस गद्य को आप इस रूप में लिख रहे हो। ऐसे ही यहाँ आपने पद्य शब्द ले लिया, इसको आप इस रूप में लिख रहे हो। तो इसको तो आप इस रूप में लिख रहे हो, क्या आप इसको लिख सकते हो? क्या मैंने यहाँ पर एक शब्द ले लिया, मैंने यहाँ शब्द ले लिया आपका ये क्षत्रिय, क्या मैं इस क्षत्रिय को इस रूप में लिख सकता हूँ? आधा कैसे ये इस रूप में लिख सकता हूँ मैं क्षत्रिय? मैंने इस वाले को इस रूप में लिख लिया, जो कि गलत है। अब ये तो वर्तनी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये वर्तनी और ये आ जाए तो सही यही मानी जाएगी, और जब ऑप्शन में ये नहीं होगी फिर उस समय ये सही मानी जाएगी। आप इस क्षत्रिय को ऐसे नहीं लिख सकते, लेकिन इसको लिख रहे थे, इसीलिए हमने इस कंडीशन से इसको बाहर खड़ा कर दिया। तो जब वो पूछे संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। कौन से? ये वाले। क्लियर है? ये भी संयुक्त, क्योंकि इसमें भी 2 व्यंजन हैं। तो ये थे आपके 4 भेद किसके? संयुक्त व्यंजन के। अब आप मुझे बताइए, बाकी एक 5वां भेद बच गया आपका, वो है उत्क्षेपित व्यंजन। उसको करेंगे हम कल वाली क्लास में कंप्लीट। ठीक है, फिर पढ़ेंगे अयोगवाह। तो उत्क्षेपित व्यंजन की जो कंडीशन है, इसकी संख्या कितनी होती है? 2। वे कौन से 2 होते हैं? ये वाले। अब मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप ये बताइए कि आपको दिक्कत क्या है। ठीक है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग कमेंट करें, मैं भी चाह रहा हूँ कि आप तक चीज़ें पहुँचे अच्छी, लेकिन ध्यान रखना है बहुत सारी चीज़ें हैं, अब उसमें उलझ के आप रह जाओगे। बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, बहुत सारे आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, बहुत सारे नए क्वेश्चंस पेपर हैं, बहुत सारी पीडीएफ है, बहुत सारी पीएनजी है, बहुत सारी किताबें हैं और बहुत सारे टीचर हैं। अब समस्या आपके सामने ये है कि ये सब बहुत कुछ होने के बावजूद भी अगर आप दुविधा में रहो तो फिर इसका मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है। देखो, सबसे बेहतरीन चीज क्या है आपके लिए? ये जो क्लास चल रही है। ठीक ऐसा नहीं है कि जिंदगी में पहली बार पढ़े, इससे पहले आप 25 बार पढ़ चुके हो इस वर्णमाला को, इससे पहले 25 बार पढ़ चुके हो। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपकी और क्या रिक्वायरमेंट है कैरियर विल से कि जो आपको चाहिए? जैसे बहुत सारे बच्चे चीजों को इकट्ठा करने में लगे हैं। ठीक है, पीडीएफ पे भी आ जाएगी, थोक के बाद मॉक टेस्ट भी आ जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आ जाएगा, सिलेबस भी आ जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, कुछ चीज आपको अपने लेवल पे करनी होगी। जैसे अगर आप अपने सिलेबस को, जिस भी भर्ती में आप इन्वॉल्व होना चाहते हो, जिसका पारम आप भर चुके हो, उसका सिलेबस जब तक आप अपने हाथ से पहले साउंड डाउनलोड नहीं करोगे, क्योंकि जरूरी नहीं है जो सिलेबस आप जहां देख रहे हो वही आपका हो, आपको अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे और उसके आधार पे फिर सिलेबस साइड में रखना पड़ेगा, और तब आपको पता चलेगा कि देखो जी, ये तो डायरेक्ट सिलेबस है हमारा जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन जब हमने देखा है कि कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो सिलेबस में तो है नहीं लेकिन उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, या कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिलेबस का हिस्सा नहीं और बिना उनको पढ़े हम इन टॉपिक को नहीं समझ सकते जो सिलेबस का हिस्सा है। तो इसलिए आप लोगों का पहला काम क्या है कि जिस भी भर्ती में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं या इन्वॉल्व हो चुके हो, फॉर्म भर चुके हो, उसका मेन साइड से सिलेबस डाउनलोड करो, उसके साथ फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रखो। अब आप ये देखो कि कहां से किस तरह के कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जब तक ये काम नहीं करोगे ना, तब तक आप दूसरे पे डिपेंड रहोगे। जब तक आप दूसरे पे डिपेंड रहोगे तो फिर प्यारे दोस्तों आपके एफर्ट्स कम, दूसरे के हो जाएंगे ज्यादा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, पीडीएफ की कोई जरूरत नहीं, जरूरत तो है, लेकिन वो कब? जब ये पूरा हो जाएगा। रिवीजन किससे करोगे? ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूं, देखो मेरे पास कम से कम 500 से ज्यादा पीडीएफ, क्लास नोट्स, प्रिंस नोट्स, प्रीवियस सब रखे हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि बच्चा का समय इन्हीं में बर्बाद हो जाता है, और वो फाइनली जो ओरिजिनल चीज होती है ना, ये चीजें चली आज आपके सामने, ये जो ओरिजिनल चीज है वो बच्चा इसको समय देता है कम, और आलतू फालतू की चीजों को इतना समय दे देता है, फिर क्वेश्चन बनते ही नहीं उसकी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, रीजन क्या है, सभी कोचिंग सेंटर वाले देखा देखी ये सारी चीजें बच्चों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इन ताम झाम की आपको जरूरत है। क्या जब ये पीडीएफ पीएनजी ये नहीं थी, क्या लोगों के सिलेक्शन नहीं हुए? मैं कह रहा हूं सिलेक्शन लेने के लिए हाँ अनुस्वार लगा है, ठीक है, तो न का प्रयोग हुआ है। कंचन आप जब उच्चारण कर रहे हो ना, आप उच्चारण करके देखो ना, या फिर आप वर्ण विन्यास कर लिया करो। एक बच्चे का डाउट है वो ले लेते हैं, ठीक है, बड़ा परेशान हो रहा है ये। आप जब भी आपको समझ में ना आए
जैसे आपने यहाँ कंचन शब्द ले लिया ये वाला, तो आप क्या करोगे, इसका वर्ण विन्यास करोगे। इसमें क्या आया है, ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ न है, इसमें च है, इसमें ये है, इसमें न है, और ये आपका है। अब आपको पता चल गया। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपका, ये क्या है, ये क्या है आपका, ये आधा न है, ये क्या है आपका च है, ये क्या है आपका न है। उच्चारण करना आप इसको कंचन बोल रहे हो ना आप, कंचन। एक छोटी सी चीज परेशान हो रही, ठीक है। तो जब भी आपको समझ, इसका साउंड जो आप निकाल रहे हो ना, वो साउंड इसके निकाल रहे हो। साउंड किसके निकाल रहे हो आप, साउंड इसके निकाल रहे हो। तो यहाँ ये आपको ये बताया जा रहा है कि ये इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार चिन्ह बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार चिन्ह। मैथ की क्लास कब चलेगी सर बताओ यार, ये मेरे लायक क्वेश्चन है। मैथ की क्लास कब चलेगी? आप मेरा कमेंट क्यों नहीं देख रहे हैं? हर्ष यादव। अब क्या होगा देखो इन बच्चों का, ठीक है। अब बताओ मुझे हर्ष से क्या दिक्कत है भाई, मेरा कमेंट। जब 1,500-2,000 कमेंट एक साथ होते हैं, किस किस का देखेंगे? ठीक है सर जी, मेरा कमेंट सबका शो हो रहा है। कमेंट विनय जी आपका भी हो रहा है, ठीक है, चंदन जी आपका भी हो रहा है, ठीक है, ठीक है, सबके कमेंट हो रहे हैं। जो भी आपकी दुविधा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए। मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया, बाकी फिर कल चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है। सबके कमेंट शो होते हैं, मुद्दा केवल एक ही है कि आपको समय देना पड़ेगा कम से कम 60 क्लास का। और जब ये 60 क्लास होगी, लास्ट की जो क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको ये पढ़ाया है, ये आपका सिलेबस है, इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे गए हैं और आपको इस तरीके से रिवीजन करना है। इतनी क्लास लाइव है, इतनी क्लास आपके पास रिकॉर्डिंग है, इतनी आपके पास पीडीएफ है, यहाँ मॉक टेस्ट है, यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, और वो सब होंगे। बात समझ में आई? तो ये सारी की सारी चीजें जब सीक्वेंस में चलेगी, उसके बाद जब आपको मेरी लाइव क्लास आपके बैच में नहीं होगी, उस समय आपको इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। पीडीएफ, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, सब की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन सबको एक साथ झोली भर के बैठ जाओगे, समय की बर्बादी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो मिलता हूं आपको कल वाली क्लास में उतक सीपित व्यंजन के साथ।